राजा के दरबार में खुशी का माहौल था क्योंकि राजा हरिश्चंद्र को राजकुमार हुआ था। राजा बहुत खुश थे। मंत्री, पूरे राज्य में ऐलान कर दो कि राजकुमार ने जन्म लिया है और जल्दी से पंडित को मेरे दरबार में पेश करो। मुझे अपने बेटे का भविष्य देखना है। पंडित जी दरबार में आते हैं और राजकुमार का भविष्य देखकर बोलते हैं, वाह, ये तो वीरों के वीर हैं। इससे ज्यादा ताकत पूरे संसार में किसी के पास नहीं होगी। आपके बेटे के अंदर पूरे 10 हाथियों का बल होगा। अद्भुत। लेकिन राजा जी, एक बहुत बुरी खबर है। मैं बोलना तो नहीं चाहता, मगर राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी। इतना सुनने के बाद अभी अभी 2 घंटे पहले पैदा हुए राजकुमार बोल पड़ते हैं, पंडित जी, आप मूर्ख हैं क्या? ये तो विधि का विधान है कि जो इस संसार में आया है उसका मरना तय है। आपकी किस बात के पंडित हैं? ये भविष्यवाणी तो मैं भी कर सकता हूँ कि आपका मरना भी तय है। इतने छोटे से बच्चे को बोलता देख पूरा दरबार चकित रह जाता है। किसी को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। और फिर पंडित जी राजकुमार के सवालों का जवाब देते हुए बोलते हैं, ओ महावीर, आप बिल्कुल सही हैं। जो इस दुनिया में आया है उसका मरना तय है, लेकिन आपकी मृत्यु एक अनोखे तरीके से होगी। आप इतने वीर हैं कि आप पूरे 99 शेरों को मार गिराएंगे, लेकिन आपकी मृत्यु उस 100वें शेर के हाथ होगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना सुनने के बाद राजकुमार बोलते हैं, मैं कसम खाता हूँ कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो 100 शेरों का शिकार करके आपकी इस भविष्यवाणी को गलत साबित करके रहूंगा। राजा जी के पुत्र राजकुमार वीर प्रताप सिंह अब राजगद्दी संभालने के योग्य हो गए थे, जिसे देखते हुए राजा हरिश्चंद्र अपनी राजगद्दी अपने पुत्र वीर प्रताप सिंह को सौंप देते हैं। और अब वीर प्रताप सिंह नए राजा बन जाते हैं। और राजा बनने के बाद उन्हें अपना वचन याद आता है जो उन्होंने पंडित जी को दिया था। मंत्री, हमें शेरों का शिकार करना है। जल्दी से शिकार पे चलने की तैयारी करो। राजा शिकार करने निकल जाते हैं। पास के जंगल में उनको एक शेर दिखाई देता है। राजा सैनिकों को आदेश देते हैं कि वह शेर का शिकार अकेले करेंगे और कोई शिकार के बीच में नहीं आएगा, चाहे क्यों न वो मर ही जाए। जी हाँ बच्चों, वीर प्रताप सिंह इतने बलवान थे कि उन्होंने शेर को अकेले ही मार गिराया और अपने वचन के हिसाब से अपना पहला शेर मार गिराया था। और राजा जी ने एक दिन में पूरे 13 शेरों को मार गिराया। ऐसे ही रोज राजा शिकार पे जाते थे और रोज शेरों का शिकार करके आते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि शेर उनको जमीन पर पटक देता था, लेकिन फिर भी राजा जी हार नहीं मानते थे और शेरों को युद्ध में हरा देते थे। करीब 1 महीने के अंदर उन्होंने 70 शेर मार दिए थे। पूरा भारत उन्हें शेरों का राजा नाम से जानने लगा। 70 शेरों को मारने के बाद भी राजा नहीं रुकते और वे फिर से जंगल में शिकार के लिए चले जाते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन राजा जी को कोई भी शेर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि राजा जी ने पहले ही जंगल के सारे शेरों को मार गिराया था। महाराज, मुझे लगता है कि अब हमारे जंगल में कोई भी शेर नहीं बचा है। आपने सभी शेरों को मार गिराया। ऐसा नहीं हो सकता। अब मेरा दिया हुआ वचन कैसे पूरा होगा? महाराज, आप चिंता क्यों करते हैं? सिर्फ हमारे राज्य के जंगल में शेर खत्म हुए हैं, बाकी अन्य राज्यों में तो शेर अभी भी होंगे। हाँ, लेकिन हमें कोई अपने राज्य में क्यों शिकार करने देगा? और हम इतने गिरे हुए तो हैं नहीं कि चोरी से दूसरे राज्य के शेरों को मारे। महाराज, मेरे पास एक तरकीब है। अगर आपकी इजाजत हो तो हम बताएंगे। जरूर। महाराज, आप एक ऐसी रानी से शादी कर लीजिए जिसका राज्य शेरों से भरा हुआ हो। शादी के बाद वह राज्य आपका ही हो जाएगा। फिर आप आराम से वहां के जंगल में जाकर 30 शिकार कर सकते हैं। महाराज अपने वचन को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। फिर क्या, राजा कुंतल राज्य की रानी से विवाह कर लेते हैं। कुंतल राज्य की रानी से विवाह करने के बाद कुंतल राज्य महाराजा वीर प्रताप सिंह के नेतृत्व में आ जाता है। विवाह के 1 माह के बाद महाराज अपनी पत्नी के राज्य में जो जंगल था उसमें शिकार करने के लिए जाते हैं। सैनिकों, तुम लोग भूल तो नहीं गए ना? तुम लोगों को सिर्फ दर्शक बनकर देखना है। मैं शेरों का शिकार अकेला ही करूंगा
और अगर कोई बीच में आया तो उसे सूली पर लटका दिया जाएगा। अब जल्दी जल्दी शेर ढूंढो और मुझे बताओ। मैं उनका शिकार करके पंडित की बातों को गलत साबित कर दूंगा। इस प्रकार राजा सैनिकों से शेरों का पता लगवाते थे और खुद शिकार किया करते थे। काफी दिन बीत जाते हैं और राजा ने अब 97 शेर मार दिए थे। महाराज, अब सिर्फ आपको 3 शेर और मारने हैं, लेकिन अब कुंतल राज्य के जंगल में एक भी शेर नहीं बचा है। अब तो आप ही बताइए कि क्या किया जाए। पंडित ने भविष्यवाणी की थी कि हम शेर से मरेंगे। उन्होंने ये तो नहीं बोला था कि वो शेर जंगल का होगा या चिड़ियाघर का। जाओ और चिड़ियाघर से 3 शेर खरीद कर ले आओ। मंत्री सैनिकों के साथ चिड़ियाघर जाता है। मंत्री को चिड़ियाघर में एक दुकानदार दिखाई देता है। शेर खरीदने हैं, कितना पैसा लगेगा? मंत्री जी, शेर की कीमत तो 500 सोने के सिक्के एक शेर के हैं मंत्री जी। ये लो 1500 सोने के सिक्के और जल्दी से 3 शेर राजा वीर प्रताप के महल में भिजवा दो। मेरे पास तो सिर्फ 2 ही शेर हैं। मैं राजा जी के महल में 2 शेर भिजवा दूंगा। ये लीजिए आपके 500 सोने के सिक्के वापस। राजमहल में 2 शेर लाए जाते हैं और राजा उन्हें मार देते हैं। लेकिन अब राजा जी को डर लगने लगता है, क्योंकि उन्होंने अब तक 99 शेरों को मार दिया था और पंडित के कहे मुताबिक राजा जी की मृत्यु का कारण 100वां शेर बचा हुआ था। राजा फिर से मंत्री को आदेश देते हैं 100वां शेर ढूंढने के लिए। मंत्री अपने राज्य का चप्पा चप्पा छान मारते हैं, लेकिन उन्हें कोई शेर नहीं दिखता। इसीलिए मंत्री दूसरे राज्य में जाते हैं और उन्हें एक शेर दिखाई देता है जो करीब 14 साल का हो गया था और वह बिल्कुल मरने के हालात में था। ये शेर तो बूढ़ा हो गया है। अगर मैं इसे राजा जी के पास ले जाता हूं तो वह गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन मैं बहुत थक भी गया हूं। चलो, यही शेर उठा के ले चलता हूं और महाराज से कहूंगा कि महाराज, आप 100वां शेर अपनी सही बंदूक से मारिए। वैसे भी अगर महाराज ने गुस्सा किया तो कह दूंगा कि मैंने आपकी भलाई के लिए 100वां शेर बूढ़ा लाया ताकि यह शेर आपको मार न सके। वाह, कितना चालाक हूं मैं। मंत्री शेर को महल ले आता है और राजा को मना लेता है कि वे 100वें शेर को अपनी असली बंदूक से मार दें और पंडित जी की बातों को गलत साबित कर दें। महाराज मान जाते हैं और शेर पर निशाना लगाते हैं। शेर गिर जाता है। ऐ मंत्री, जाओ और पूरे राज्य में यह खबर फैला दो कि महाराजा वीर प्रताप सिंह ने भाग्य का लिखा बदल दिया। मैंने पंडित जी को गलत साबित कर दिया। राजा खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और अपनी पत्नी को यह खबर देने के लिए चले जाते हैं। लेकिन भाग्य को भगवान के सिवा कौन बदल सकता है? जब मंत्री शेर की लाश ठिकाने लगाने जाता है तो वह देखता है कि शेर अभी भी जिंदा है। जी हाँ दोस्तों, महाराज का निशाना चूक गया था और शेर इतना कमजोर था कि वह सिर्फ बंदूक की आवाज सुनकर बेहोश हो गया था। मंत्री बिल्कुल डर जाता है और समझ नहीं पाता कि अब क्या करे। अगर वह राजा को बताता कि शेर जिंदा है तो राजा मंत्री को सूली पर लटका देते। इसीलिए मंत्री अपनी बंदूक निकालता है और शेर को मार डालता है और लाश को ठिकाने लगा देता है। तो दोस्तों, वह बूढ़ा शेर राजा के हाथों से नहीं, मंत्री के हाथों मारा गया, जिसका यह मतलब है कि अभी भी महाराज ने केवल 99 शेर ही मारे हैं। राजा ने 100वां शेर नहीं मारा है। महाराज बेफिक्र हो जाते हैं कि अब वे अमर हैं, क्योंकि उनकी नजर में उन्होंने 100 शेरों को मार दिया है। करीब 2 साल बीत जाते हैं और राजा का अब एक बेटा भी था। राजा एक दिन अपने बेटे के साथ मेला देखने गए थे और उनके बेटे को एक लकड़ी का खिलौना पसंद आ जाता है, तो महाराज अपने बेटे के लिए वह खिलौना खरीद लेते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि वह खिलौना शेर का था, मतलब लकड़ी को बारीकी से काटकर शेर के समान खिलौना बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, आप समझ रहे हैं, यही वही 100वां शेर है जिससे राजा की मृत्यु होगी। राजा अपने बच्चे के साथ उस खिलौने से खेल रहे होते हैं और उनकी उंगली में वह खिलौना चुभ जाता है, जिससे राजा को कैंसर हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। पूरे राज्य में खबर फैल जाती है कि राजा की मृत्यु एक शेर के खिलौने से हुई है। पंडित जी दरबार में आते हैं और बोलते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। भाग्य बदलना केवल हमारे ऊपर वाले के हाथ में है। मैंने कहा था कि 100वां शेर ही राजा की मौत का कारण बनेगा और ऐसा ही हुआ।
तो दोस्तों, आज की कहानी समाप्त होती है। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने बल पर घमंड नहीं करना चाहिए और भविष्य की चिंता किए बिना केवल मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। बाकी कब भगवान किसे बुला ले, कौन जानता है। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक समय की बात है, एक राज्य था जहां राजा अपने छोटे से राजकुमार को बहुत प्यार करते थे। राजकुमार अभी सिर्फ 3 साल के थे और उनकी मासूमियत देखकर हर कोई उनसे मोह जाता। एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों न अपने प्यारे राजकुमार को जंगल की खूबसूरत वादियों की सैर कराई जाए। राजा और उनके सैनिकों ने शिकार पर जाने का निर्णय किया। आज राजकुमार को जंगल की हरी भरी पहाड़ियों का मजा मिलेगा। मंत्री, शिकार पर चलने की तैयारी करो। छोटा मुंह, बड़ी बात महाराज। अभी तो राजकुमार सिर्फ 3 साल के हैं और आप उनको शिकार पे ले जाने की बात कर रहे हैं। महाराज मंत्री की बातों को नजरअंदाज करके राजकुमार को लेकर शिकार करने निकल जाते हैं। रास्ते भर राजकुमार खुश होते हुए फूलों को देखकर हंसते रहे। जैसे ही राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल की हसीन वादियों में पहुंचे, उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य में खोकर समय का ध्यान ही नहीं दिया। महाराज और सैनिक सीकर ढूंढने में व्यस्त हो गए। इस दौरान राजकुमार खेलते खेलते फूल तोड़ने लगे और धीरे धीरे अपनी मस्ती में दूर निकल गए। फूलों का पीछा करते करते राजकुमार दूर नदी के किनारे पहुंच गए, जहां उनका ध्यान फूलों से हटकर पानी की चमक पर आ गया। राजा और सैनिक राजकुमार को खोजने में जुट गए, लेकिन वे कहीं नजर नहीं आए। पूरे राज्य में खोजबीन शुरू हो गई। राजकुमार कहाँ चले गए? कोई उन्हें ढूंढो, जल्दी। उधर राजकुमार नदी के किनारे बैठे हुए थे और उनकी मासूमियत भरी आंखों में जिज्ञासा चमक रही थी। तभी वहां एक मछुआरा अपने काम से लौट रहा था और उसने राजकुमार को देखा। मछुआरे ने पास आकर उनसे पूछा, अरे छोटे, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे साथ कोई बड़ा तो नहीं है? मैं रास्ता भूल गया हूँ। मछुआरा समझ गया कि यह बच्चा किसी बड़े घराने से है, लेकिन राजकुमार ने अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं बताया। मछुआरे ने सोचा कि वह इस बच्चे को अपने घर ले जाएगा और फिर उसके माता पिता का पता लगाएगा। अरे, ये बच्चा तो किसी अमीर घर का लग रहा है। इसके कपड़े और इसके हाथ में सोने का कड़ा देखो। मछुआरा और उसकी माँ ने काफी प्रयास किया, लेकिन राजकुमार के माता पिता का पता नहीं चला। आखिरकार उन्होंने उसे गोद ले लिया और अपने बेटे की तरह पालने लगे। राजकुमार भी मछुआरे के परिवार के साथ खुश रहने लगे और धीरे धीरे बड़े हो गए। वर्षों बीत गए और मछुआरे की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। राजकुमार अब जवान हो चुका था और मछुआरे के परिवार को अपना ही परिवार मानने लगा था। मछुआरे की पत्नी की तबीयत बहुत खराब हो गई और उनके पास इलाज के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। माँ, मैं अब इस स्थिति को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे पास जो सोने का कड़ा है, उसे बेचकर आपके इलाज का इंतजाम करूंगा। नहीं बेटा, वह कड़ा तुम्हारे पास यादगार के रूप में रहना चाहिए। हम किसी और तरीके से इंतजाम करेंगे। माँ, आपके बिना यह कड़ा मेरे किसी काम का नहीं। कृपया मुझे इसे बेचने दो। मछुआरे की पत्नी राजकुमार की जिद के आगे हार गई। राजकुमार ने कड़ा लिया और बाजार की ओर चल पड़ा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होंगी। बाजार में पहुंचते ही कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया। यह सोने का कड़ा हमें दे दो, वरना तुम्हें इसका भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह कड़ा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे इसे बेचकर मेरी माँ का इलाज कराना है। कृपया इसे छीनने की कोशिश मत करो। तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है लड़के। गुंडों ने जबरदस्ती कड़ा छीन लिया और भाग गए। राजकुमार हताश और निराश होकर बाजार में भटकने लगा। उसे समझ नहीं आया कि अब वह क्या करे। तभी एक गांव के आदमी ने उसकी हालत देखकर उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? मेरी माँ बीमार हैं और मेरा सोने का कड़ा चोरी हो गया। अब मैं उनके इलाज के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहा। राजा जी बहुत दयालु हैं, तुम उनसे मदद मांग सकते हो, वह जरूर तुम्हारी सहायता करेंगे। राजकुमार को यह सलाह अच्छी लगी। उसने सोचा कि उसे राजा से मदद मांगनी चाहिए। वह महल की ओर चल पड़ा। महल में पहुंचकर राजकुमार ने दरबानों से निवेदन किया कि वह राजा से मिलना चाहता है। दरबानों ने उसकी हालत देखकर उसे राजा के सामने पेश किया। महाराज, मेरी माँ बीमार हैं और मैं उनके इलाज के लिए पैसों की जरूरत में हूँ। मेरा कड़ा चोरी हो गया,
लेकिन मैं काम करने को तैयार हूँ। कृपया मेरी मदद करें। तुम्हारी बातों में सच्चाई और ईमानदारी झलकती है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारी माँ के इलाज के लिए पैसे का इंतजाम हो जाएगा और मैं तुम्हें महल में चौकीदार की नौकरी भी दूंगा। राजकुमार ने राजा का आभार व्यक्त किया और पैसे लेकर अपनी मां का इलाज करवाने के लिए घर लौट आया। इसके बाद वह महल में चौकीदार की नौकरी ईमानदारी से करने लगा। कुछ दिन बीत गए और अचानक राजा की तबीयत बहुत बिगड़ गई। महल के सारे हकीम और वैद्य जवाब दे चुके थे। कोई भी इलाज कारगर नहीं हो रहा था। पूरे राज्य में चिंता का माहौल था। तभी एक दिन महल में एक बूढ़ा साधु आया। राजा की जान बचाने का एक ही तरीका है। नदी के उस पार के पहाड़ों से दुर्लभ फल लाना होगा। वह फल बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन उसका रस राजा को ठीक कर सकता है। साधु महाराज, वह फल लाना कितना कठिन होगा? वह फल केवल वही ला सकता है जो सच्चे मन और हिम्मत से आगे बढ़े। रास्ते में अनेक कठिनाइयां होंगी, लेकिन उसे हार नहीं माननी होगी। राजकुमार ने यह सुना और तुरंत निर्णय लिया कि वह राजा के लिए उस फल को लाने का प्रयास करेगा। मैं उस फल को लेकर आऊंगा। मैं किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार हूँ। बेटा, यह बहुत खतरनाक काम है। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। महाराज, आपने मेरी माँ की जान बचाई है। यह मेरा फर्ज है कि मैं आपकी जान बचाऊं। कृपया मुझे अनुमति दें। राजा ने राजकुमार को अनुमति दी और आशीर्वाद दिया। राजकुमार नदी के उस पार के पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। राजकुमार ने नदी पार की और पहाड़ों की ओर बढ़ चला। रास्ते में उसे घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ा, जहां जंगली जानवरों और खतरनाक रास्तों का सामना करना पड़ा। लेकिन वह हर कठिनाई से लड़ता हुआ आगे बढ़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद थका हारा राजकुमार एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे अचानक एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज एक चिड़िया की थी, जो किसी मुसीबत में फंसी हुई लग रही थी। यह कौन है जो मदद के लिए पुकार रहा है? राजकुमार ने चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि एक सुंदर चिड़िया जाल में फंसी हुई है। वह पंख फड़फड़ा रही थी और जोर जोर से मदद की गुहार लगा रही थी। कृपया मेरी मदद करो, मैं इस जाल से नहीं निकल पा रही हूँ। राजकुमार ने बिना किसी देर के चिड़िया की मदद के लिए कदम बढ़ाया। उसने धीरे धीरे जाल को काटा और चिड़िया को आजाद कर दिया। अब तुम आजाद हो, लेकिन तुम इस जाल में कैसे फंसी? मैं एक साधारण चिड़िया नहीं हूँ, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। एक गलती के कारण मैं अपने ही जादू में फंस गई थी और इस जाल से बाहर नहीं निकल पा रही थी। चिड़िया को आजाद करने के बाद राजकुमार ने उसे धन्यवाद कहा और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी चिड़िया ने उसे रोका। तुमने मुझे इस जाल से मुक्त किया है, इसलिए अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बताओ, तुम किस कारण से यहाँ आए हो? मैं एक दुर्लभ फल की तलाश में निकला हूँ, जो नदी के उस पार है, लेकिन वहां पहुंचना बहुत कठिन है। यह सुनकर चिड़िया ने सोचा और फिर अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करते हुए राजकुमार को एक विशेष उपहार दिया। मैं तुम्हें 1 घंटा उड़ने की शक्ति देती हूँ। इसका उपयोग करके तुम नदी पार कर सकते हो और दुर्लभ फल को प्राप्त कर सकते हो। राजकुमार ने चिड़िया का आभार माना और उसके दिए गए उपहार का उपयोग किया। वह धीरे धीरे हवा में उड़ने लगा और नदी को पार कर गया। नदी के दूसरी ओर वह दुर्लभ फल के पेड़ के पास पहुंचा। वह पेड़ बहुत ही ऊंचा और विशाल था, लेकिन राजकुमार ने हिम्मत नहीं हारी। उड़ने की शक्ति के साथ वह आसानी से पेड़ के शीर्ष तक पहुंचा और दुर्लभ फल को तोड़ लिया। फल लेकर राजकुमार उसी रास्ते से वापस आया और चिड़िया को फिर से धन्यवाद कहा। तुम्हारी मदद के बिना मैं इस फल को कभी नहीं प्राप्त कर पाता। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। ये मेरी खुशी है कि मैंने तुम्हारी मदद की। याद रखना, हमेशा दूसरों की मदद करने से कुछ न कुछ अच्छा जरूर लौट कर आता है। आखिरकार मैं सफल हुआ। अब राजा को बचाने का एकमात्र उपाय मेरे हाथ में है। और इस तरह राजकुमार ने न केवल दुर्लभ फल को प्राप्त किया, बल्कि उसे यह भी सीखने को मिला कि सच्ची ताकत दया और सहयोग में होती है। वह उसी जोश और साहस के साथ वापस महल की ओर चल पड़ा। जब वह महल पहुंचा तो राजा की हालत बहुत गंभीर हो चुकी थी। महाराज, मैंने वह दुर्लभ फल लाया है। कृपया जल्दी से इसे राजा को खिलाया जाए। वैद्यों ने फौरन फल का रस निकाला और राजा को पिलाया। कुछ समय बाद राजा की तबीयत में सुधार होने लगा
और धीरे धीरे वह पूरी तरह से ठीक हो गए। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है। तुमने जो साहस और समर्पण दिखाया है वह अविश्वसनीय है। राजा ने राजकुमार को गले लगाया, लेकिन उन्हें अभी भी यह नहीं पता था कि वह उनका खोया हुआ बेटा है। यह राज तब खुला जब अगले दिन सोनार के दुकान पे वही गुंडे आते हैं जिन्होंने राजकुमार से कादाचीन था। सोनार, मुझे कड़ों के बदले कितने पैसे मिल जाएंगे? इन कड़ों के बदले में तुम्हें पूरे 1,00,000 सिक्के दूंगा। आज यह कड़ा यही छोड़ दो, कल पैसे ले जाना। कल क्यों? मुझे आज ही पैसे चाहिए। अरे भाई, मैं इस कड़े को परखूंगा कि ये सोने के है कि बस वजन करके ही तुम्हें पैसे दे दूं। क्या पता ये लोहे का हो। ठीक है, मैं कल आता हूँ। सोनार समझ गया था कि यह कड़े किसी राजघराने के हैं, इसीलिए वह राजमहल में उन कड़ों को ले जाता है और राजा के सामने पेश करता है। राजा उन कड़ों को देखते ही पहचान लेते हैं। यह तो मेरे बेटे का कड़ा है। राजा ने तुरंत उस चोर को पकड़वाया और जब सच्चाई सामने आई कि जिस लड़के ने उनकी जान बचाई थी वही उनका खोया हुआ राजकुमार है, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। मेरा बेटा, तुम आखिरकार मिल गए। मैंने तुम्हें वर्षों पहले खो दिया था और अब तुम मुझे मिल गए हो। इस तरह राजकुमार अपने असली परिवार के पास लौट आया और मछुआरे के परिवार को भी सम्मान मिला। राजा ने उस मछुआरे और उसकी माँ को ढेर सारा इनाम दिया। मुझे गर्व है कि मैं मछुआरे के परिवार का हिस्सा रहा। उन्होंने मुझे सिखाया कि असली दौलत दिल की होती है, न कि सोने चांदी की। राजकुमार ने सच्चाई, साहस और ईमानदारी से जीवन जीने की शिक्षा पाई और वह एक महान राजा बना जिसने अपने राज्य में न्याय और करुणा का शासन किया। और इस तरह एक खोए हुए राजकुमार की कहानी पूरी हुई, जिसने कठिनाइयों से लड़कर अपने राज्य और परिवार को पाया। वह अब एक सच्चे और न्यायप्रिय राजा के रूप में पहचाना जाने लगा। राजकुमार ने अपने राज्य में करुणा और ईमानदारी का संदेश फैलाया और इस प्रकार राज्य में एक नया युग शुरू हुआ जिसमें सभी ने खुशहाली और शांति का आनंद लिया। इस तरह राजकुमार की कहानी ने पूरे राज्य में एक प्रेरणा का स्रोत बनकर लोगों के दिलों में जगह बनाई और वह कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, एक ऐसे राजा की जो अपने लोगों की सेवा में सदा समर्पित रहा।